मेरा नाम अनीता शर्मा है। मेरे हस्बैंड रायसी ओमदत शर्मा हैं, जो अभी 22 सेक्टर में पोस्टेड है। और मैंने अभी कुछ समय पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने पूरा बताया था आपको कि हमारे असम राइफल में जो आर्मी के ऑफिसर आते हैं पोस्टिंग, ये बहुत करप्शन करते हैं और हमारे जवानों को, ऑफिसरों को बहुत परेशान करते हैं। मेरे हस्बैंड को इन्होंने बहुत बुरी तरह से परेशान कर रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इनके द्वारा किए गए बहुत से इनलीगल मैटर के बारे में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के पास बहुत से लेटर लिखे हैं। इन्होंने बहुत हाई लेवल करप्शन के बारे में खुलासा किया है। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत 15-20 दिन से बहुत ख़राब चल रही है। डॉक्टर ने उनको बाहर दिखाने के लिए रेफ़र किया हुआ है, लेकिन ये लोग उनको बाहर बिल्कुल नहीं जाने दे रहे हैं। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी इनको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और उनको वहीं पर पेन किलर इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं। और जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड ने इन लोगों के खिलाफ बहुत से इनलीगल मैटर और करप्शन के चार्जेज के बारे में बताया है, उसके बाद अभी मेरे पति की जान को बहुत खतरा है। और मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अब आप सब लोगों को पता चल सके कि ये कितना घातक ये हो रहा है असम राइफल में, और आप सब लोगों को पता चल जाए कि मेरे हस्बैंड की जान को कितना खतरा है। मेरे हस्बैंड की जान को पूरा खतरा है, इसलिए मैं इस वीडियो को वायरल कर रही हूँ। और मेरा आप सब से हाथ जोड़ के अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, माननीय राष्ट्रपति जी तक पहुँचाएं ताकि मेरे हस्बैंड की जान बच सके। क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड की जान को कुछ खतरा हो गया तो मेरी और मेरे दोनों बच्चों की, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड अपने लिए ही नहीं, पूरी असम राइफल में और पूरे देश में जो करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और मेरी आप सब से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी मदद करें, जिससे कि हमारे देश का और असम राइफल का भला हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। मैं रायसी ओमदत शर्मा भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स में सेवारत हूं और आजकल हेडक्वार्टर 22 सेक्टर असम राइफल्स में पोस्टेड हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको असम राइफल्स में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जो पोस्टिंग आते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले बहुत हाई लेवल के करप्शन, हमारे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन और अदर इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। और अगर असम राइफल्स का कोई भी पर्सनल, जवान, जेसीओ ऑफिसर इनके किसी भी इलीगल एक्टिविटी के बारे में अगर आवाज़ उठाना चाहे या किसी को बताना चाहे, उसकी ज़िंदगी को ये लोग कैसे नरक बना देते हैं, किस तरीके से उसको दमन किया जाता है, दबाया जाता है और किस तरीके से उसको डराया धमकाया जाता है, इस बात के बारे में जानकारी दूंगा। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारे को जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें फेस होती हैं, उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के भेजा था जुलाई 2020 के दौरान, और अभी फरवरी 2021 चल रहा है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 11 असम राइफल्स के अंदर किस तरीके से कमांडेंट साहब के निर्देश के अनुसार जवानों को लूटा जा रहा था, जबरदस्ती उनको चीप क्वालिटी का टसूट हाई रेट से बेचने के कारण, जिसके लिए जवानों की छुट्टियां रोक दी गई थी और उनकी ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया गया था। उसके अलावा MISS फंड पूरा उनको पॉकेट्स में जाता था और वो किसी को यूज नहीं करते थे। उसके अलावा 21 सेक्टर असम राइफल्स के अंदर भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज वाले मैटर्स के बारे में मैंने जानकारी दी थी, जिसके बाद मुझे वहां पर मेरी फैमिली, बच्चों तक को टारगेट किया गया था। और मैंने लास्ट ईयर एक FIR दर्ज की है हफलंग पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स असम राइफल्स में पोस्टिंग आते हैं, इंडियन आर्मी ने RTI के रिप्लाई में ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि देयर इज नो डेपुटेशन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स टू असम राइफल्स। लेकिन असम राइफल्स में आने वाले हर आर्मी ऑफिसर पिछले कई डिकेड से, पिछले के दशकों से डेपुटेशन अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, जो इलीगल है, और इसके कारण कई हजार करोड़ रुपए अब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलीगल तरीके से ले चुके हैं और अभी भी ले रहे हैं। इसकी मैंने FIR दर्ज की है लास्ट ईयर
और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल करूंगा, ताकि इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार हो रहा है इसको रोका जा सके और उनकी इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर में थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से डीजी साहब ने असम राइफल्स में 100 करोड़ से ज्यादा की करप्शन को दबाया हुआ है। असम राइफल्स में जो जवानों को सामान इशू किया जाता है ड्रेस वगैरह के आइटम्स के बारे में, तो ये पहले फ्री परचेज करके असम राइफल्स के अधिकारी जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए वो खरीदते थे और तब जवानों को इशू करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आइटम्स के बदले में पैसा देने का निर्णय लिया, उसके बाद में पैसा दिया जाने लगा। लेकिन जो ऑलरेडी आइटम खरीदा जा चुका था, क्योंकि वो चीप क्वालिटी का था और हाई रेट्स में खरीदा गया था, और इस बात की जानकारी अलग अलग हेडक्वार्टर्स से डीजी हेडक्वार्टर्स को ऑलरेडी ऑफिशियल रिपोर्ट दी गई है, उसके बावजूद उस बात की इंक्वायरी आज तक नहीं करी गई। लेकिन उस चीप क्वालिटी के आइटम्स को जो हाई रेट्स में खरीदा गया था, असम राइफल्स के जवानों को बिक्री करने के लिए हर तरह के जो प्रपंच किए जा रहे हैं और इसकी इंक्वायरी नहीं की जा रही है। क्योंकि अगर इसकी इंक्वायरी हो गई तो असम राइफल्स में, क्योंकि जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो आर्मी के ऑफिसर्स ही करते हैं, जो अलग अलग हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं, डीजी हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं, वही करते हैं। तो अगर इस केस की इंक्वायरी हो जाती है तो जो मोडस ऑपरेंडी है असम राइफल्स में करप्शन करके पैसे कमाने का, ये एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए डीजी साहब इस पे बिल्कुल इंक्वायरी पर कोई ध्यान नहीं है, बस वो सामान को जवानों को बिक्री करना है किस तरीके से। और मेरे पास में डीजी साहब के साइन किए हुए रिटर्न ऑर्डर्स की कॉपी है, जो उन्होंने अपने कमांड चैनल को दिया है असम राइफल्स में, कि किस तरीके से असम राइफल्स के जवानों को मजबूर किया जाए उस सामान को खरीदने के लिए, जो 3 साल पहले खरीदा गया था, चीप क्वालिटी का और हाई रेट्स पे सामान खरीदा गया था। और इसका मैंने अभी हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी में केस भी कर दिया है, क्योंकि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कोई एक्शन हुआ नहीं था, तो मैंने फिर हाई कोर्ट में केस किया है। शायद वहां से इंक्वायरी के ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका रिट पिटीशन का जो काउंटर एफिडेविट है अभी तक दाखिल नहीं किया है। तकरीबन 6 महीने हो गए, ये कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। और मैंने अभी कुछ दिन पहले हमारे 22 सेक्टर असम राइफल्स में जो डीआईजी साहब हैं और जो कर्नल ऑफ साहब हैं, इनके अगेंस्ट में मैंने एक कंप्लेंट की थी। पहले थ्रो प्रोपोर्शनल की क्वेश्चन नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय में कर दी। अभी मैंने उसमें रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से हेडक्वार्टर के अंदर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स होता है, जवानों के लाइफ को किस तरह से खतरे में डालने वाले ऑर्डर्स दिए जाते हैं, और उसके बारे में मैंने बताया है। लेकिन अभी तक कोई उसका एक्शन हुआ नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से असम राइफल्स में अगर कोई इनके इलीगल एक्टिविटीज के बारे में कोई अपनी आवाज उठाए तो उसको लाइफ को कैसे नरक बनाते हैं, कैसे उसको परेशान करते हैं। मैं इसमें अपने ऊपर जो हुआ है, इन्होंने मेरी कार्रवाई की है मेरे साथ में, उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मेरी इनके अगेंस्ट में रिपोर्ट करने के बाद में इलीगल एक्टिविटी के बारे में मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को टारगेट किया गया। मेरा बेटा जो अगरतला में थे 10th में टॉपर था, लेकिन क्योंकि उनको टारगेट करके उनको परेशान किया गया, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गए। और मेरा बेटा जो 10th में टॉपर था वो 12th में फेल हो गया। उसकी पूरी फ्यूचर प्लानिंग खराब हो गई, उसका पूरा फ्यूचर कैरियर बर्बाद हो गया। मेरे को उन्होंने पूरा सोशली ऑफिशियली बैकआउट कर दिया और मेरी पूरी फैमिली लाइफ को उन्होंने रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जब मैंने कमांडेंट साहब के बारे में कमांडेंट 11 असम राइफल्स के बारे में बताया था कि जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि जवानों को इस तरह से ना लूटें, ऐसे जबरदस्ती जवानों को सामान बिक्री करना इलीगल है, उन्होंने मेरी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने वाले ऑर्डर्स दिए। एंड मेरे फादर जो बहुत बीमार थे, मुझे उनसे मिलने के लिए छुट्टी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मैंने अपने कमांडेंट साहब को बोला था 11 एयर में कि जवानों को ना लूटें, और मुझे टाइमली छुट्टी नहीं दी गई, जिसके कारण मैं अपने फादर से नहीं मिल पाया। माय फादर एक्सपायर्ड एंड आई कुड नॉट अटेंड इवन द लास्ट राइट्स ऑफ माय फादर। एंड उसके बाद में यूएन मिशन में जाने के लिए मेरा नाम तय हुआ था, लेकिन इलीगल तरीके से मेरे को यूएन मिशन में नहीं जाने दिया गया, जिसके कारण मेरे को फाइनेंशियली थोड़ा फायदा होता और हमारा जो एक्सपोजर है सर्विस का वो भी बहुत अच्छा होता। लेकिन इलीगल तरीके से मुझे रोका गया, जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद है। इसकी इंक्वायरी भी हुई, लेकिन इंक्वायरी ये लोग, क्योंकि आर्मी अफसर की इंक्वायरी होती है, आर्मी अफसर ही करते हैं, तो ये लोग आर्मी अफसर को भी फंसाते नहीं है। इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी आगे। आईजीआर ईस्ट मेजर जनरल जेवी रेड्डी सर थे, जो आईजीआर ईस्ट थे, अभी वो यहाँ से पोस्टिंग चले गए हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ बिना किसी इंक्वायरी के डिसिप्लिन एक्शन लेने के ऑर्डर दिए, और जब मैंने उसकी रिपोर्ट की तो उसका कोई एक्शन नहीं हुआ डीजी साहब तक।
उसके बाद में जब मेरा सर्विस रिव्यू हुआ, सर्विस रिव्यू की बात आई, तो उन्होंने मेरे सर्विस रिव्यू के अंदर भी पूरी कॉन्स्पिरेसी की कि मुझे मेरा सर्विस रिव्यू ना हो और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। इट इज ऑल डॉक्यूमेंट्री। मैंने इस बात की रिपोर्ट डीजी साहब को की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर इसकी रिपोर्ट मैंने गृह मंत्रालय को की, लेकिन अभी तक कोई एक्शन उसका हुआ नहीं है। और जब मैंने डीजी साहब के अगेंस्ट में जो 100 करोड़ से ज्यादा की करप्शन को छुपाने का आरोप मैंने जब गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी लास्ट ईयर, उसके बाद में मेरे खिलाफ 38 चार्जेस, 25 चार्जेस डीजी हेडक्वार्टर्स ने लगाए और 13 चार्जेस 22 सेक्टर असम राइफल्स ने लगाए। टोटल 38 चार्जेस जो बिल्कुल फॉल्स है, फेक है, झूठे चार्जेस हैं, वो लगाकर मेरे केस में चार्जशीट करी गई, उसकी इंक्वायरी की गई आर्मी ऑफिसर के थ्रू ही, लेकिन कुछ प्रूव नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि वो सारे चार्जेस झूठे थे। और मुझे अपने उस चार्जेस में इंक्वायरी के दौरान मुझे अपने डिफेंस करने तक का मौका नहीं दिया। एक दिन की छुट्टी भी मुझे नहीं दी गई, मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद। और मुझे हाफलॉन्ग, जब हमारा सेक्टर अभी हाफलॉन्ग में था, तो मुझे वहां पर बिल्कुल प्रॉपर अरेस्ट कर दिया गया, कन्फाइन कर दिया गया कैंपस के अंदर। मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और मुझे किसी भी लीगल एडवाइजर से मिलने की परमिशन नहीं थी।